इंडिया अपना लगभग 85% क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है, जिसमें से 60% से ज़्यादा मिडिल ईस्ट से ही आता है। और जब मिडिल ईस्ट में टेंशन्स बढ़ती हैं तो ऑयल के दाम भी तेजी से ऊपर जाते हैं। जैसे अप्रैल 2024 में ब्रेंट क्रूड 6500 रुपये से लेकर के 7700 रुपये पर बैरल तक पहुंच गया। सिर्फ 830 रुपये यानी कि $10 के भी प्राइस जंप होने से इंडिया का जो एनुअल इंपोर्ट बिल है वो करीब 1.25 लाख करोड़ रुपए तक बढ़ जाता है। इससे ट्रेड डेफिसिट और ज़्यादा हो जाता है और रुपए पर भी प्रेशर पड़ने लगता है। वहीं जब जून के बीच में इजराइल ने ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पर स्ट्राइक किए, ब्रेंट क्रूड 11% तक स्पाइक कर गया था। तब रुपए ने भी 1 से 1.5 रुपए तक की गिरावट देखी। इसी के बाद जैसे ही इजराइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट में सीज फायर अनाउंस हुआ, ब्रेंट क्रूड ऑयल दोबारा 67 से $68 पर बैरल पर स्टेबलाइज हुआ, जिससे रुपए में भी 1.3% की स्ट्रॉन्गेस्ट वीकली गेन रिकॉर्ड की गई एंड फाइनली 85 रुपये 47 पैसे प्रति डॉलर पर जाकर क्लोज हुआ। लेकिन एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज ब्लॉक हो गया, जहां से पूरी दुनिया का 20 से 25% तेल गुजरता है, तो ऑयल 100 से $130 प्रति बैरल तक भी पहुंच सकता है, जो कि इंडिया के लिए काफ़ी मुश्किलें खड़ी कर देगा। देखिए, जून 2025 में सिचुएशन तब बिगड़ गई जब इजराइल ने ईरान के सस्पेक्टेड न्यूक्लियर साइट्स पर एयर स्ट्राइक्स किए और इसके तुरंत बाद ईरान बैक्ड ग्रुप जैसे कि हमास, हिजबुल्लाह और हौदी रेबल्स ने इजराइल और यूएस लिंक्ड एसेट्स पर रिटेलिएटरी अटैक शुरू कर दिए। अब ये कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ इजराइल ईरान तक सीमित नहीं रहा है। अब गाजा, साउथ लेबनान, सीरिया, इराक और रेड सी रीजन में भी लड़ाई चालू हो गई है। इस वॉर में डायरेक्ट और प्रॉक्सी प्लेयर्स दोनों शामिल हैं। देखिए, इजराइल और ईरान के बीच सीधा टेंशन न्यूक्लियर वेपन्स और रीजनल डोमिनेंस को लेकर है। ईरान के सपोर्ट से हिजबुल्लाह ने नॉर्थ इजराइल में रॉकेट्स फायर किए, जबकि हौदी रेबल्स ने रेड सी में ऑयल टैंकर्स पर ड्रोन अटैक्स किए। यूएस ने अपनी नेवी गल्फ में डिप्लॉय कर दी है ताकि शिपिंग रूट्स सिक्योर रखे जा सकें। ये सब मिलके वेस्ट एशिया को बहुत ज़्यादा ही अनस्टेबल कर रहे हैं। अब ये जो वॉर है ये सिर्फ ऑयल प्राइसेस और रुपए तक सीमित नहीं है। इसके जो रिपल इफेक्ट्स हैं वो इंडिया के कई सेक्टर्स को डायरेक्टली इम्पैक्ट करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो मिडिल ईस्ट क्राइसिस के चलते भारत को इफेक्ट कर सकती हैं। मिडिल ईस्ट वॉर का सबसे बड़ा जियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट शिपिंग रूट्स पर दिख रहा है, खास करके रेड सी और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के आसपास। रेड सी से गुजरता है दुनिया का करीब 12% ग्लोबल ट्रेड, जिसमें से एक मेजर हिस्सा इंडिया के एक्सपोर्ट्स टू यूरोप का भी होता है। जैसे ही हौदी रेबल्स ने अर्ली 2024 में रेड सी में कमर्शियल शिप्स पर ड्रोन और मिसाइल अटैक्स किए, मेजर शिपिंग कंपनीज ने अपने वेसल्स को केप ऑफ गुड होप के लंबे रूट पर डाइवर्ट करना शुरू कर दिया। अब इस डाइवर्जन की वजह से शिपिंग का टाइम 7 से 10 दिन तक बढ़ गया और फ्रेट कॉस्ट में भी 40 से 60% तक का जंप आ गया है। देखिए, इंडिया से यूरोप और यूएस एक्सपोर्ट होने वाले गुड्स जैसे कि फार्मा, टेक्सटाइल, ऑटो पार्ट्स और मशीनरी, ये सबसे ज़्यादा इफेक्टेड हुए हैं। देखिए, एग्जाम्पल के लिए अगर मुंबई से रॉटरडैम तक के कंटेनर शिप का एवरेज फ्राइट चार्ज पहले करीब 2.2 लाख रुपीज़ होता था, तो क्राइसिस के दौरान 3.5 लाख से ऊपर चला गया है। इंडियन एक्सपोर्टर्स ने कंप्लेन किया कि उनकी शिपमेंट्स टाइम पर नहीं पहुंच रही है, जिससे उनको ऑर्डर कैंसलेशंस और पेनल्टी चार्जेस तक फेस करने पड़ रहे हैं। अब फिलहाल तो ये चीज़ें शॉर्ट टर्म है, लेकिन अगर वॉर लंबी चली तो ये इंडिया के ट्रेड बैलेंस को डायरेक्टली इंपैक्ट करेगा। देखिए, इंडिया के लिए गल्फ कंट्रीज सिर्फ तेल के कुएं नहीं है, बल्कि वहां रह रहे 80 लाख से ज़्यादा भारतीय हर साल अपने घर पैसा भेजते हैं। देखिए, आरबीआई के डेटा के मुताबिक सिर्फ यूएई, सऊदी अरेबिया, कतर और कुवैत जैसे गल्फ नेशन से ही इंडिया को करीब 3.5 लाख करोड़ से भी ज़्यादा का रेमिटेंस आता है। अब ये रेमिटेंस इंडिया के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स का एक मेजर सपोर्ट सिस्टम है और ये डायरेक्टली रुपए को स्टेबल बनाए रखता है। मिडिल ईस्ट में जब वॉर होती है तो इसका डायरेक्ट असर पड़ता है जॉब्स पर। कंस्ट्रक्शन, ऑयल एंड गैस और रिटेल जैसे सेक्टर्स में स्लोडाउन आ जाता है और इसके बाद चालू हो जाती है माइग्रेंट वर्कर्स की छटाई। देखिए, इस बार भी ईरान इजराइल वॉर के बीच गल्फ इकोनॉमीज में अनसर्टेनिटी बढ़ने लगी है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक यूएई और सऊदी में 5 से 10% तक जॉब कॉन्ट्रैक्ट्स होल्ड पर डाल दिए गए हैं। अगर सिचुएशन और ख़राब होती है तो रेमिटेंस इन फ्लो में 30,000 से 50,000 करोड़ तक की गिरावट हो सकती है। मिडिल ईस्ट सिर्फ तेल ही नहीं बल्कि इंडिया के लिए कई एसेंशियल रॉ मटेरियल्स का भी मेजर सप्लायर है, जैसे कि फर्टिलाइजर्स, पेट्रोकेमिकल्स, एलपीजी और बेस केमिकल्स। इंडिया अपनी टोटल फर्टिलाइजर इंपोर्ट्स का 35 से 40% गल्फ कंट्रीज से ही लेता है, जिसमें से सऊदी अरेबिया, कतर और ओमान का मेजर रोल है। एग्जाम्पल के लिए 2023-2024 में ही इंडिया ने अप्रॉक्सीमेटली 45,000 करोड़ रुपए का फर्टिलाइजर इंपोर्ट किया था, जिसका लार्ज शेयर मिडिल ईस्ट से ही आया था। अब जब रीजन में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है तो सप्लाई चेन डिले हो रही है, शिपिंग कॉस्ट बढ़ रही है और कुछ कंसाइनमेंट्स को रीराउट करना पड़ रहा है। इससे जो रॉ मटेरियल की कॉस्ट है वो डायरेक्टली बढ़ने लग जाती है। फॉर इंस्टेंस, डोमेस्टिक यूरिया मैन्युफैक्चर करने के लिए नेचुरल गैस जरूरी होता है,
और उसका मेजर शेयर मिडिल ईस्ट से ही आता है। अगर गैस या अमोनिया की सप्लाई डिसरप्ट होती है तो सब्सिडी बर्डन भी बढ़ने लगेगा और मंडी के दाम पर भी प्रेशर पड़ने लगेगा। इसके अलावा इंडिया एलपीजी के 50% से ज़्यादा इंपोर्ट गल्फ से ही करता है। अगर शिपिंग डिले हुई तो डोमेस्टिक सिलेंडर के प्राइसेस पर भी असर हो सकता है। देखिए, मिडिल ईस्ट वॉर के चलते इंडियन एक्सपोर्टर्स को काफ़ी दिक्कतें हो रही है। करीब 1 लाख टन बासमती राइस जो ईरान को एक्सपोर्ट होने वाली थी, अब कंडला और मुद्रा पोर्ट्स पर अटकी हुई है। ये ईरान के लिए इंडिया की करीब 14 से 20% बासमती डिमांड थी और 4 से 5 रुपए प्रति किलो की गिरावट भी रिकॉर्ड हुई है। हरियाणा के एक्सपोर्टर्स के मुताबिक तो लगभग 2 लाख टन के राइस एक्सपोर्ट्स के 1500 से करीब 2000 करोड़ रुपए तक के पेमेंट्स अभी तक डिले हैं। पेमेंट डिलेज से उनका जो वर्किंग कैपिटल है वो ब्लॉक हो गया है, जो लॉजिस्टिक्स और उनके नए ऑर्डर्स को भी अफेक्ट कर रहा है। सिर्फ चावल ही नहीं बल्कि टेक्सटाइल, फार्मास्यूटिकल्स और गाड़ियों के मैन्युफैक्चरर्स को भी हाई इंश्योरेंस और हायर फ्राइट कॉस्ट देना पड़ रहा है। देखिए, रॉयटर्स के एनालिसिस के हिसाब से गल्फ शिपिंग का वॉर रिस्क इंश्योरेंस प्रीमियम 0.2% से बढ़कर 0.5% हो गया, जिससे एक सुपर टैंकर पर वॉयेज में टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स का एक्स्ट्रा बिल लग रहा है। इसके साथ ही शिपिंग कॉस्ट भी डबल हो गए हैं। ऑयल टैंकर्स के लिए $60,000 पर डे और शिपिंग कंटेनर्स पर भी हैवी प्रेशर है। देखिए, अब इन्हीं सब कारणों की वजह से जो इंडियन मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको प्रोडक्शन और इंश्योरेंस कॉस्ट मिला करके करीब 1 से 2 लाख करोड़ रुपए हर साल ज़्यादा पे करने पड़ते हैं। इनसे उनका प्रॉफिट मार्जिन जो है वो बहुत कम हो जाता है। देखिए, ग्लोबल इंस्टेबिलिटी के टाइम में जो इन्वेस्टर्स हैं वो इमर्जिंग मार्केट से निकलकर सेफर एसेट्स की तरफ भागते हैं। मिड जून तक तो एफआईआईज ने इंडिया में से लगभग 1 लाख करोड़ रुपए तक निकाल लिए थे, जिसमें से आईटी, एफएमसीजी और ऑटो सेक्टर सबसे ज़्यादा अफेक्टेड रहे। आईटी सेक्टर से तो करीब 33,000 करोड़ रुपए पानी की तरह बह गए। अब इस पुल आउट के चलते सेंसेक्स और निफ्टी दोनों 0.17% नीचे गिर गए। रुपए ने भी कमजोरी दिखाई और ये सब कुछ हुआ था बस क्रूड ऑयल में स्पाइक की वजह से। इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड यानी कि ISPRL के पास लगभग 5.33 मिलियन मेट्रिक टन क्रूड ऑयल स्टोरेज है, जो लगभग 9 से 10 दिन का नेशनल ऑयल डिमांड कवर करता है। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के पास अलग से अप्रोक्सीमेटली 65 डेज का कमर्शियल स्टॉक होता है, जिससे इंडिया के पास टोटल 75 डेज तक का सप्लाई बफर अवेलेबल है। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ब्लॉक हो गया तो ये रिजर्व 2-3 हफ्ते की डिमांड कवर करके शॉर्ट टर्म डिस्ट्रप्शन को रोक सकता है। देखिए, SPR एक ज़रूरी सेफ्टी नेट है, पर लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी के लिए हमें दूसरी चीज़ों पर भी फोकस करना होगा। देखिए, ऐसा देखा गया है कि जब भी वेस्ट में क्राइसिस होती है तो भारत की इकोनॉमी का पसीना निकल जाता है। हमेशा क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ने लगते हैं, रुपए नीचे चला जाता है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर कब तक? और ये मिडिल ईस्ट की वॉलेटिलिटी कोई नई बात नहीं है। इराक वॉर, अरब स्प्रिंग, ईरान सैंक्शंस सब ने हमें झटके दिए हैं। फिर भी हम अब तक अपनी एनर्जी सिक्योरिटी या फिर स्ट्रैटेजिक बफर को सीरियसली क्यों नहीं ले पाए? इस वॉर ने एक और अनकंफर्टेबल सच सामने ला दिया है कि भारत अपने इकोनॉमिक ग्रोथ के सबसे क्रिटिकल लेवर्स के लिए भी अनप्रिडिक्टेबल रीजन्स पर डिपेंडेंट है। हम ग्लोबल साउथ के लीडर के रूप में खुद को प्रोजेक्ट करते हैं, लेकिन जब वेस्ट एशिया में क्राइसिस होता है हम भैया डिप्लोमेटिक चुप्पी साध लेते हैं। ना हम पूरी तरह से न्यूट्रल रहते हैं, ना हम एक्टिव पीस मेकर बनते हैं। देखिए, तो सवाल ये है कि क्या हम अपने जियोपॉलिटिक्स को सिर्फ ऑयल टैंकर्स और रेमिटेंसेस से डिफाइन करते रहेंगे, या फिर ये वक्त है हमारी फॉरेन पॉलिसी और इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी दोनों को रिवाइड करने का, जहां पर डाइवर्सिफिकेशन और लॉन्ग टर्म अलायंसेज ही हमारी मेजर प्रायोरिटी हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम जल्दी लौटेंगे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग।